सो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज काफ़ी आसान सा चीज़ है, वेरिएशन इन जी विथ हाइट, विथ डेप्थ, विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। ऐसे चीज़ें हम देखने वाले हैं, काफ़ी आसान होने वाला है। अगर आपने पीछे का पहला लेक्चर ग्रेविटेशन पे देख लिया है तो ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी। और आई थिंक आपने देखा होगा पीछे का। तो बहुत दिनों बाद ये लेक्चर आ रहा है बच्चों, आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें ध्यान से देखने पे, ठीक है। काफ़ी आसान है यार। देखिए, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, पीछे मैंने आपको जी कैसे निकालते थे मैंने बता दिया था। तो जी निकालते थे कैसे वो मैंने बता दिया था। तो उसके आगे देख लेते हैं मैंने क्या बताया था। याद कीजिए बच्चों, अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा। आपको याद होगा जैसे मैंने बताया था, जो जी का वैल्यू आया था हमारे पास वो क्या आया था बच्चों। याद कीजिए, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आया था। ये क्या था, इस सब अर्थ का था। मतलब कि जो जी आता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को तो बोलते थे। याद कीजिए बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें जी था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ। याद कीजिए, ये सब याद होना चाहिए कौन किसका क्या है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जी ऐसे हम निकाल देते हैं। जी क्या होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं होता था जैसे पुली में हम लोग किसी मास को टांग देते थे तो उस पर नीचे आता था, तो जी ही तो लगता था, एम जी। तो वही जी है ये, है ना। उसका वैल्यू यहाँ से आता था। इन सब का वैल्यू रख देंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहीं से आता था बच्चों, है ना। पीछे बताया था, ठीक है। तो ये जी आपको पता हो गया। लेकिन जी ये चेंज हो जाता है हर जगह पे, क्योंकि सोचिए ना बच्चों, आर का वैल्यू चेंज हो जाए। जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेकिन आर का वैल्यू चेंज हो जाए, आर ही चेंज हो जाए। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ जो था, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन ये डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज भी है। क्योंकि जब हम अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते थे तभी तो ये डिस्टेंस सेंटर से आर हो जाता था। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए तो यहाँ से आर से ज़्यादा हो गया ना डिस्टेंस बच्चों। आर तो ये था और ये डिस्टेंस और एच हो जाएगा, तो आर प्लस एच हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होने से आपको जी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि आर चेंज होने से यहाँ पे आर क्या है, रेडियस नहीं है बच्चों। रेडियस नहीं समझ लेना इसको कि रेडियस है तो चेंज ही नहीं होगा। ये डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज है, ठीक है। ये अर्थ है और ये कुछ मास है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये मतलब आर, यहाँ से डिस्टेंस ये आर हो जाता है। लेकिन ये हाइट एच रहेगा तो एच हो जाएगा ना, तो आर प्लस एच हो जाएगा। ये सब चीज़ समझना है। ये डिस्टेंस है ना। ये आर रेडियस बन जाता है। क्यों बन जाता है, जब अर्थ से ये पास ऑब्जेक्ट होता है, एकदम सटा हुआ होता है, तभी इसको आर बोल देते हैं। लेकिन यही ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर आ जाए तो ये आर और ये कुछ और हाइट, तो बढ़ जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने से ये भी तो चेंज होगा। वही चीज़ यहाँ पे देखना है कि हाइट चेंज होने से किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ से उसका जी कैसे चेंज हो जाता है। काफ़ी आसान है यार, देखिए काफ़ी आसान है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक अर्थ बना लें, ठीक है, एक अर्थ बना लिए और एक यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। मान लेते ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल होता है और यहाँ पे ये इसका रेडियस होता है यहाँ से, है ना बच्चों। यही तो आर्क दूरी होता है यहाँ से। और इसी ऑब्जेक्ट को हम धीरे 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 करके कहीं पे ऊपर यहाँ पे ले आए, ये एच हाइट ऊपर ले आए। ऐसे वेरिएशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमें एक वेरिएशन देखना है जब हाइट हो जाए, डेप्थ में अभी देखेंगे, ठीक है। तो याद कीजिए बच्चों, याद होगा आपको, जब यहाँ पे होता था, यहाँ पे होता था तो जी का वैल्यू क्या होता था, इसका मास एम होता है ना, इसका, और इसका मास स्मॉल एम होता है। तो जी का वैल्यू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही ऑब्जेक्ट को हम उठाकर यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, तब क्या हो जाएगा, तब जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे समझ में ये कैसे हुआ, याद कीजिए बच्चों, ये मैंने अभी जस्ट बताया ना कि आर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। अगर हम सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये एच और आर को दोनों को जोड़ने से ही तो आएगा। तो जोड़ने से आएगा तो हम दोनों को जोड़ दिए, बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगे क्योंकि इसका मास थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो मास वही रहेगा, है ना बच्चों। और इसका मास तो लेना ही रहता है, लेना ही नहीं रहता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया। इसको जी डैश मान लेते हैं क्योंकि लाल में है ना, थोड़ा सा दिखाना है। तो यहाँ से सोचिए बच्चों, जी डैश का वैल्यू और जी का वैल्यू हमें आ गया, तो अब हमें जी डैश निकालना होगा इसके टर्म में। तो जी डैश का वैल्यू कैसे आ रहा है, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, इसके टर्म में ला देते हैं, जी के टर्म में। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि जी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी इंटू आर स्क्वायर, गुना कर दिए उधर। तो यहाँ पे जी एम का वैल्यू रख दीजिए, जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सिंपल है। तो यहाँ से जी का वैल्यू हम लोग क्या बोल देंगे, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। आसान है यार, इतना तो चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जी डैश का वैल्यू और चेंज करते जाऊँ, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा। अब यहाँ से जी का वैल्यू और चेंज करते हैं, जी डैश का वैल्यू इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे वाली टर्म को ऊपर, इसको ऊपर और आर को नीचे। ऐसा किया जा सकता है, पता है आपको, ऐसा किया जा सकता है। ऊपर आर प्लस एच ला दिया और नीचे पे आर ला दिया, और इसका स्क्वायर के पावर में -2 कर देंगे,
ये किया जा सकता है, ठीक है। -2 ये बताता है कि पावर 1 में इसका होल स्क्वायर होता है, माइनस बस 1 में ला देता है, तो 1 में यहाँ पे प्लस में आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे बात वही रह जाएगा। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बच्चों, नहीं पढ़ा है तो आप लोग ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसको बदलते हैं ऊपर नीचे तो इसमें पावर में -1 लगा देते हैं। यहाँ भी वैसे ही कर दिया, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे और चीज़ें चेंज करें तो जी इंटू क्या रहा है, जी इंटू आर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस h/r का पावर में -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू जो हमारे पास आ गया अब वो आ जाएगा जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस आएगा 2h/r। अब बोलेंगे ये कौन सा मास्टर क्या बता देता है, कभी भी कुछ भी, मास्टर कुछ भी बता देता है कभी भी खुद से रट के आया है ऐसा नहीं है बच्चों, मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये जो -2 पावर है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, क्यों हो जाता है मल्टीप्लाई, आप ये तो पूछेंगे ना क्यों हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपने पढ़ा हो, अभी नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे अभी हम लोग मैथ्स में। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, NC0 x⁻0y कुछ इस टाइप का होता है, NC1 तो उसी टाइप का यहाँ पे भी होता है। तो ये पावर -2 है, तो इसका हम लोग करते जाएंगे ना, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाता है। अभी मैं उसको बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत मैथ्स में आ जाता है वो चीज़, तो ये उसी तरीके से आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, 1 प्लस एक्स के पावर में -2 है तो NC2 NC0 पहले होता है, NC1 होता है, फिर NC2 होता है, फिर तो यहाँ पे n का वैल्यू रखते जाएंगे, ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ जाता है। अब बोलेंगे कि ये चीज़ तो आ गई, ठीक है सर जी ये तो चीज़ तो आ गई, तो ये इसलिए जब ये कब आया, ये तब आया जब यहाँ पे h जो हाइट है वो बहुत बहुत छोटा है r से। क्यों है, अब मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से 50 मीटर ऊपर उठा दिए, 50 मीटर ऊपर, तो आपको तो लग रहा हो कि मैंने बहुत हाइट उठा दिया, नहीं, आर के कंपैरिजन में आपने कुछ नहीं उठाया है, क्योंकि आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर होता है बच्चों। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप 50 मीटर उठा ही दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो नहीं फ़र्क पड़ता है तो आप इसके कंपैरिजन में इसको क्या लेंगे, जीरो की तरह ट्रीट करेंगे, छोटा सा। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन किया गया है। हम यहाँ पे चीज़ें छोड़ सकते थे, यहीं पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ पे ऐसे चीज़ें छोड़ा जा सकता था, यहाँ पे ऐसे छोड़ दीजिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये हाइट बच्चों बहुत छोटा है, इसको जीरो की तरह ट्रीट कर लेते हैं, है ना। तो इसको छोटा सा हाइट होता है ना, बोला ना अभी 50 मीटर, उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करके ऐसा लिख पाते हैं, और ये अप्लाई ही छोटे छोटे चीज़ों के लिए होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। जब एज का वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो जाए तो इसका यूज करेंगे, लेकिन एज का वैल्यू कंपेरिजन है, जैसे एज का वैल्यू मान लेते हैं कि 2 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे नहीं फिर आना है। चीज़ें समझना होगा आपको, यहाँ पे फिर नहीं लिखना है। यहाँ पे अगर एज का वैल्यू 2r आ गया तो यहाँ पे नहीं लिखना है बच्चों, एज का वैल्यू 2r आ गया तो यहीं पे डाल दीजिएगा। एज का वैल्यू 2r आ गया मतलब कंपेरेबल है, आर और एज कंपेरेबल है ना। ये छोटे चीज़ के लिए होता है, छोटा सा चीज़ के लिए लिख देता हूँ, व्हेन वैल्यू ऑफ एच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो। और अगर कंपेरिजन में छोटा नहीं हो तो जी डैश का वैल्यू क्या हो जाता है, जी टाइम्स ऑफ, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर यहीं पे छोड़ दीजिए, ये जो आया था ना यहीं पे r/r प्लस एच का होल स्क्वायर यहीं पे छोड़ दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब होता है, जब व्हेन वैल्यू ऑफ एच इज कंपेरेबल, मतलब कंपेयर किया जा सकता है, मतलब एच का वैल्यू 2r 3r ऐसा टाइप का हो, है ना, r/2 टाइप का हो, कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन बहुत छोटा आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बोलेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जनरली यही चीज़ पे आता है, ठीक है। ऐसे आ तो इस पर आप बना सकते हैं। और अगर बड़ा आर दे दिया कंपेरेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कीजिए, वहाँ पे आर का वैल्यू h+r डाल दीजिए, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन छोटा एच दे दिया जाए तब इसका यूज करके आपको बनाना होगा, ठीक है। कैसे करना है मैंने बता दिया बच्चों, यही सिंपल सी तरीका है ना, आप समझ सकते हैं। तो हम इस छोटे से चीज़ पे देख लेते हैं जो आया है हमारे पास, जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ 1 - 2h/r, ठीक है। ये हमारे पास छोटा सा चीज़ आ गया। आप सोचिए बच्चों, आप सोचिए यहाँ पे जब ये अर्थ पे था, जब ये अर्थ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे जी लगता था और यहाँ पे क्या लगता था, जी डैश लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, जी बड़ा लग रहा होगा या जी डैश बड़ा होगा, यहाँ पे जी यहाँ पे जी डैश, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा,
चलिए कंपेरिजन करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको खोल दूँ तो कितना हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स माइनस गुना कर दिया इसमें 2h(g/r) आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो g का वैल्यू जो आ रहा है जी डैश प्लस 2h(g/r) आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है बच्चों। तो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान दीजिए, g का वैल्यू आ रहा है जी डैश में कुछ चीज़ ऐड करके, g का वैल्यू जो आ रहा है जी डैश में कुछ ऐड करके, मतलब कुछ हम जोड़ रहे हैं, जी डैश में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तब g का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब g बड़ा है ना भाई, g बड़ा है तभी तो। आप ही सोचे ना बच्चों, ये 5 है और ये 3 है, तो 3 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तभी तो 5 आ रहा है, मतलब 3 छोटा है ना 5 से। यही चीज़ समझना है कि जी डैश का वैल्यू छोटा है जी से, तभी तो इसमें कुछ ऐड करने के बाद इसके बराबर हो रहा है ना। जी डैश में कुछ ऐड कर रहे हैं तब जी के बराबर हो रहा है, इसका मतलब जी डैश छोटा है ना भाई। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे बच्चों कि जी डैश का वैल्यू छोटा होता है जी से, है ना। इसका मतलब अगर हाइट ऊपर बढ़ रहा है, जी डैश आ रहा है, तो हाइट बढ़ने से जी का वैल्यू छोटा हो जाता है, बदलता है ठीक है, लेकिन छोटा हो जाता है, बढ़ता नहीं है और कम हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया। अगर हम इस पोजीशन से ये जो आर था, आर डिस्टेंस से अगर हाइट बढ़ाएं तो जी का वैल्यू कम होगा, ना कि बढ़ेगा, कम होगा, है ना। इसीलिए तो ऊपर जाते जाते हम चांद पे चले जाते हैं तो हमारा और वेट कम हो जाता है ना, हमारा और वेट कम हो जाता है क्योंकि जी का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। यही मेन चीज़ है बच्चों। तो ऐसे तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आ रहा है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस टाइप से देता है कि मान लेते हैं आपको ऐसे देगा, 3 चीज़ें बहुत आसानी से पूछता है, बोलता है कि एब्सोल्यूट बताइए, एब्सोल्यूट, सो एलयूटी, एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, बोलता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे देता है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, या फिर कभी कभी ऐसे देता है, बोलता है फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, बोलता है कि जी में फ्रैक्शनल चेंज होगा कितना होगा, या फिर कभी कभी बोल देता है परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। बच्चों ये लिखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इस टाइप का आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ तक मान लेते हैं ना, बच्चे यहाँ तक भी सोल्व कर लेते हैं, यहाँ तक आकर सोल्व कर लेते हैं। अब ये सब पूछ लेता है, ये सब में गड़बड़ कर देते हैं, कभी पॉइंट में कभी कुछ कुछ आ जाता है। तो भाई पूरा सोल्व करके भी नंबर नहीं आया तो किस बात का सोल्व किया आपने। किस बात का सोल्व किया, कोई मतलब ही नहीं है। पूरा सोल्व किया, आंसर ही गलत आ गया। भाई मेहनत करो और नंबर भी नहीं मिला, कैसा लगता है। फीलिंग शेयर कीजिएगा हमसे, है ना, बहुत अच्छा फील होता होगा आपको। ठीक है, तो देखिए बोला जाए अगर एब्सोल्यूट चेंज लास्ट में पूछ दिया कि एब्सोल्यूट चेंज इन जी क्या है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है। एब्सोल्यूट चेंज इन जी मतलब जी में क्या चेंज आया, मतलब कि जी यहीं पे देखिए ना, जी माइनस जी डैश कर देंगे, यही तो चेंज आया, यही को डेल्टा जी भी बोल देते हैं। यही कितना हो जाता है, 2h(g/r) हो जाता है। सॉरी कितना लिखा है मैंने, हाँ 2h(g/r) हो जाता है। सही लिखा है बच्चों। इसी चेंज को देखिए ना, जी डैश का वैल्यू इधर ला लेंगे तो जी माइनस जी डैश हो जाएगा, वही डेल्टा जी होता है, वही होता है एब्सोल्यूट चेंज। टर्म्स को समझना है, एब्सोल्यूट चेंज बोले तो जी माइनस जी डैश होता है, या फिर डेल्टा जी, जो कि यहाँ पे 2h(g/r) आ जाएगा। सिंपल। कहीं पे फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शन समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन में होगा कुछ, तो फ्रैक्शन चेंज में गड़बड़ नहीं करना है। फ्रैक्शन चेंज में कैसे होता है, डेल्टा जी/जी, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। क्योंकि जी में पूछा था तो यहाँ पे जी ही लिखेंगे ना, ये जी है बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा जी कितना है, जी माइनस जी डैश अपॉन जी, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू कितना आ रहा था, ऊपर ये आ रहा था, तो लिख देंगे 2h(g/r) इंटू नीचे में जी ऑलरेडी है, तो जी तो कट ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2h/r, ठीक है। तो कहीं पे बोल दिया जाए कि फ्रैक्शनल चेंज कितना हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको रटना है, रटना तो है ही नहीं, बस यहाँ पे ये समझना कैसे कर देना है। इसे करने के बाद ये आ जाएगा। कोई रटने वाले बच्चे हो तो रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जल्दी सवाल को करना है, लेकिन याद होना, सही याद होना चाहिए। गलत याद कर लिए, वहाँ भी गलत कर दिए, ये गलत बात है ना। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी पूछ लिया जाए, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, तो बस फ्रैक्शन चेंज को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डेल्टा जी/जी जो आया था, फ्रैक्शन चेंज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझना है। तो ये कितना आया था, 2h/r इंटू 100, तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है बच्चों, ऐसे करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इधर कन्फ्यूज हो जाते हैं, लगता है क्या क्या हो रहा है। तो मैंने बस सिंपल चीज़ आपको बता दिया। एब्सोल्यूट चेंज कैसे करते हैं, जी माइनस जी डैश, फ्रैक्शनल कैसे करते हैं, डेल्टा जी/जी, और परसेंटेज चेंज कैसे करते हैं, डेल्टा जी/जी इंटू 100, सिंपल। और उसी तरीका से ये चीज़ भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, डेल्टा मतलब जी डैश का वैल्यू कैसे आता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अभी भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों हाइट ऊपर जा रहा था, लेकिन हम अर्थ के सरफेस से नीचे खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, तो अंदर अब जी का वैल्यू कैसे चेंज होगा, वो चीज़ देखना है। वो भी आसानी से देखा जा सकता है। देखिए फिर से एक हम प्यारा सा अपना पृथ्वी बना लेते हैं, जो आज लोग गंदा कर रहे हैं, पृथ्वी को नहीं करना चाहिए, है ना। हमारा पृथ्वी गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसी पे हम लोग रहते हैं। आ रहा है समझ में? देखिए तो ये इसका सेंटर होता है, तो ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है, तो यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को अब क्या कर रहे हैं ना, अब नीचे ला रहे हैं, नीचे लाते लाते हमने इस पॉइंट पे ला दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला दिया बच्चों, है ना बच्चों। तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो क्या था, ये तो आर ही था, आपको पता ही होगा, आर ही तो होता है। ये डिस्टेंस मान लेते कि हमने यहाँ पे डी डिस्टेंस नीचे ला दिया, डी डिस्टेंस नीचे ला दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोचिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल आर माइनस डी। सोचिए ना बच्चों, सोचना ही तो है। ये डी था, ये पूरा आर है, मतलब ये पूरा आर है, उसमें से डी हटा दिए तो कितना हो गया, आर माइनस डी, सिंपल। तो अगर आपको अभी पता हो तो इसका अर्थ है ना, तो अर्थ का मास एम लेते हैं, रेडियस आर लेते हैं, ये छोटा सा मास एम लेते हैं, है ना, कुछ डिस्टेंस डी नीचे लाते हैं, ये सेंटर होता है। बिल्कुल सेम कहानी करना है जो पीछे किया था। यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, याद कीजिए, यहाँ पे होता है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जी का वैल्यू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, मैंने अभी बताया। और अगर इस पॉइंट पे आ गया, अगर इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तब कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई, अब चेंज हो गया, अब हो गया डिस्टेंस सेंटर से आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ से अब अगर आप यहाँ से सॉल्व करते जाएं, इसका टर्म इसके वैल्यू के टर्म में लाएंगे, मतलब कि जी कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, जी टाइम्स ऑफ आर माइनस डी अपॉन आर का पावर में -2, तो यहाँ पे जी इंटू 1 + 2d अपॉन आर आ जाएगा। अब बोलेंगे कि जी डैश का वैल्यू अंदर जाने पे बढ़ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब सम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 + 2d अपॉन आर, अभी मतलब हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कैलकुलेट किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, वो कभी बढ़ता नहीं, वो घट रहा था, और यहाँ से देख रहे हैं तो बढ़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलती किया बच्चों, नॉर्मल सा गलती जो आप लोग किए होंगे, पक्का किए होंगे, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। अब बोलेंगे क्या गलती किए भाई, गलती ये हुआ आपसे बच्चों कि जी डैश का वैल्यू लिखते हैं तो जी एम डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये ठीक है, लेकिन ये एम किसका लिखते हैं, जो अर्थ का मास होता था। लेकिन अगर हम यहाँ से चल के डी डिस्टेंस नीचे आ गए, तो आपको क्या लगता है अर्थ का मास चेंज नहीं हुआ होगा, आपने गड्ढा खोद खोद के अंदर आया है, तो अब अर्थ का मास ये सर्कुलर टाइप ये हो जाएगा ना। सोचिए ना बच्चों, अर्थ का मास पहले ये था क्योंकि रेडियस आर था, लेकिन अब रेडियस चेंज हो गया तो अर्थ का मास भी तो चेंज हो जाएगा। अरे समझ में कुछ, मास चेंज हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि पॉइंट अपने अंदर आ गए, तो अंदर आ गए तो अब ये सर्कुलर है ना, अर्थ सर्कुलर टाइप का मानते हैं, तो यहाँ पर रेडियस का वैल्यू चेंज हो गया, तो इसका ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मास भी चेंज हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, कोई बात, मैं अभी समझाता हूँ। आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो वही रहता है, वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब हो जाता है, सिंपल, ये तो पता ही होगा। यही चीज़ अगर हम चेंज कर दें एम डैश, मतलब कि जब ये यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो मास ऑफ अर्थ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एम डैश हो जाएगा मान लेते हैं, तो एम डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर अब क्या होगा, आर माइनस डी हो गया ना, आर माइनस डी का होल क्यूब। अरे समझ में, अब ये हो गया तो एम डैश यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पे ये जो लिखे हैं ना आप जी डैश, यहाँ पे एम डैश भी लिखना पड़ेगा क्योंकि चेंज हो गया। आप बोलेंगे पीछे तो नहीं चेंज हुआ था, पीछे तो जो मास था, पीछे जो मास था ये था, कहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे तो एम डैश नहीं लिखे हैं। क्यों लिखना है एम डैश, क्योंकि ये हवा में ऊपर ले जा रहा है ना, ऊपर हम मास इसका तो एम ही रहेगा ना, क्योंकि हम जब गड्ढा अंदर खोद रहे हैं तब मास चेंज हो रहा है, क्योंकि आप मासेज को हटा के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो ये इसका मास थोड़ी चेंज हो रहा है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है यार, चीज़ों को समझिए, है ना, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगा, ये चीज़ सोचिए ना बच्चों, चेंज हो रहा है ना एम डैश, तो अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगा ना, तो ये तो बदलना पड़ेगा, मतलब इस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा, तो ये चीज़ हटाना पड़ेगा ना बच्चों। अब चीज़ें साफ साफ पता चलेगी। एम डैश का वैल्यू रख देते हैं जी इंटू एम डैश कितना है बच्चों,
रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे आर माइनस डी का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये स्क्वायर था, आप ही बताइए बच्चों, ये स्क्वायर था, ये क्यूब था, तो एक कट जाएगा ना, वो दो कट जाएगा तो एक बचेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू हमारे पास आ क्या रहा है, 4/3 पाई रो जी इंटू आर माइनस डी। और यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था क्या, बताइए बताइए, ये जी कितना आ रहा था बच्चों, सोचिए ना, कैपिटल जी इंटू मास कितना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था, तो ये तो कट जाएगा ना। तो जी का वैल्यू यहाँ पे आ रहा था 4/3 पाई रो जी आर, सोचिए यही तो आ रहा था। तो जी डैश को मैं जी के टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जी डैश का वैल्यू जी के टर्म में क्या होगा, 4/3 पाई आर, मतलब आर कॉमन ले लेते हैं, तो जी हो जाएगा इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा। हमने किया कुछ नहीं, यहाँ से आर कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो एक हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा नीचे। ठीक, तो ये आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो जी डैश का वैल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है, मतलब जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ओके, काफ़ी आसान है यार। अब आ गया समझ में, अब आ गया होगा समझ में कि जो नीचे भी जा रहे हैं ना, तो जी का वैल्यू घटता है। अब सही आया है, अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों सेम आ जाता है। तो अब हमें पता चल जाता है कि नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पे जी का वैल्यू भी घटता जाता है। ठीक है, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू जब भी होगा तो वो आर से छोटा ही होगा, है ना, ये तो हमेशा ट्रूथ है बच्चों। सोचिए ना, यहाँ पे डी नीचे जाता रहेगा तो ये जाते जाते तो सेंटर तक जाते जाएगा, तो ये आर के कंपेरिजन में होगा, तो आर से छोटा ही तो होगा। लेकिन अगर हम इसको ऊपर ले जाते थे तो आर से बड़ा भी हो जाता था डिस्टेंस, ले जाते मतलब 3R ऊपर ले जाएगा तो ये तो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंदर जाएंगे तो जाते जाते जीरो ही होगा, मतलब जाएंगे तो डी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, आर तक ही बढ़ेगा, इससे आगे थोड़ी बढ़ाएंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे ना, क्योंकि ये आर ही बड़ा है डी से, और ये डी बढ़ते बढ़ते आर तक ही जा सकता है, इससे आगे क्यों जाएगा भाई है ना, इससे आगे क्यों जाएगा, फिर नेगेटिव में आंसर आएगा। देखिए फिर नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे 2R रख देते हैं डी का वैल्यू, तो माइनस का आर माइनस का जी आर, ये कोई मतलब है, नेगेटिव में कोई मतलब नहीं, वो तो डायरेक्शन बताता है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो सोचिए अगर यहीं पे इफ़ यदि डी का वैल्यू बढ़ते बढ़ते आर तक पहुँच गया तो जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस डी का वैल्यू आर अपॉन आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो, मतलब कि जी डैश का वैल्यू बच्चों जीरो हो जाएगा। अगर हम बढ़ाते बढ़ाते, बोला ना मैंने, डी का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते मतलब यहाँ से बढ़ते सेंटर पे आ गए, तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जीरो हो जाएगा ना, वो तो जीरो हो जाएगा। आ गया, सिंपल है यार। देखिए अब चीज़ें कैसे बदलती है। तो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू आपको पता चल गया, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर होता है, ये याद कर लीजिएगा तो सही रहेगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो फिर से वही हम लोग चेंज करते हैं कि एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज इन जी, फ्रैक्शनल चेंज भी बोल सकते हैं। अब जल्दी से आप खुद से लिख दीजिए, फ्रैक्शनल चेंज इन जी, और बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन जी, है ना बच्चों। ये सब चीज़ें अब आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से वही चीज़ फिर से कर लेते हैं। तो जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ माइनस डी जी अपॉन आर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं जी का वैल्यू, जो कि क्या आ जाएगा, जी डैश प्लस डी जी अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। अब यहाँ से फिर से अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो जी डैश में कुछ वैल्यू ऐड करने पे जी बन रहा है, और ये जी हमेशा कहाँ पे रहता है, अर्थ के सरफेस पे। तो अर्थ के सरफेस पे जो होता है जी, वो अंदर जाने से भी बड़ा होता है। मतलब कि मान लेते हैं कि अर्थ का सरफेस है ये वाली बच्चों, ये वाली पॉइंट, तो यहाँ से अगर हाइट ऊपर जा रहे हैं ना तो भी जी का वैल्यू घटेगा, यहाँ से हाइट नीचे भी जा रहा है ना तो भी जी का वैल्यू घटेगा। मतलब कि मैक्सिमम जी का वैल्यू इसके सरफेस पे ही आता है, ऊपर जाने पे भी जी का वैल्यू घट रहा है, नीचे आने पे भी जी का वैल्यू घट रहा है ना। अरे समझ में, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। जी डैश कहाँ है, हाइट नीचे आने पे, मतलब नीचे हाइट आने पे और प्लस कुछ उसमें ऐड करने पे ये जी बन रहा है जो सरफेस पे होगा, मतलब जी का वैल्यू छोटा है जी से, है ना, जी डैश का वैल्यू छोटा है जी से, सिंपल है यार। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, जी माइनस जी डैश, यही हमारे पास कितना आया था, डी जी अपॉन आर, सिंपल। और परसेंटेज चेंज मतलब फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा जी, जो कि यही होता है, अपॉन जी कर देंगे, मतलब जी माइनस जी डैश अपॉन जी कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डी अपॉन आर आ जाएगा।
फिर से वही परसेंटेज है, मतलब कि 100 से गुना कर दीजिए, मतलब डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, डी अपॉन आर इंटू 100%। सिंपल है यार, सिंपल है बच्चों। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो नीचे जा रहा था तो जी डैश का वैल्यू क्या रहा था, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, और यही चीज़ अगर ऊपर जा रहा था तो जी डैश का वैल्यू क्या रहा था, ये ऊपर के लिए और ये बच्चों नीचे के लिए, ठीक है, ऐसे साइन आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आ रहा था जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन आर। इनमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिखना चाहिए। यहाँ पे बस 2 का फर्क है ना, यहाँ पे 2 होता तो सेम हो जाता। मतलब अगर डी और एच का वैल्यू सेम हो जाए, मतलब इस पॉइंट से हम कुछ डिस्टेंस ऊपर गए, वही सेम डिस्टेंस नीचे गए, यहाँ से कुछ डिस्टेंस ऊपर गए और यहीं से कुछ डिस्टेंस नीचे आए, मतलब ये ऊपर वाला डिस्टेंस और नीचे वाला डेप्थ दोनों बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तब जो वैल्यू होगा जी डैश का, तब जो वैल्यू होगा जी डैश का, वो इसका चेंज ऊपर जाने का चेंज होगा ना, वो बड़ा होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा नीचे वाला का चेंज। समझिए, ये जो ऊपर जाने वाला है तो ऊपर जाने पे जी डैश का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसके। अरे समझो, इसके 2 टाइम्स जो नीचे जाने का, देखिए दोनों तरफ ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो जी डैश का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन ज़्यादा चेंज किधर हो रहा है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। हाइट दोनों का सेम है, ऊपर नीचे अगर हम जा रहे हैं तो ऊपर एच हाइट गए, नीचे भी एच हाइट गए, तो दोनों का जी डैश का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा चेंज हो रहा है ना। द वैल्यू ऑफ जी डैश इन गोइंग अप इज मोर चेंज देन व्हाट बच्चों, देन गोइंग डाउन, देन गोइंग डाउन, नीचे जाने से ज़्यादा ऊपर चेंज होता है, और कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे तो 2 टाइम्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। काफ़ी आसान है यार, देखते हैं आगे और चीज़ें। ओके, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, अगर अर्थ रोटेट हो रहा है तो उसमें भी जी का वैल्यू चेंज हो जाता है, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। देखिए, अगर मैं एक अर्थ बना दूँ यहाँ पे, अगर ये मैंने आपको अर्थ बना दिया और आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, देखिए अगर ये अर्थ है तो ये यहाँ पे रोटेट भी हो रहा होगा, ये तो हम बता ही सकते हैं। ये अपने एक्सिस पे ऐसे करके घूम भी तो रहा होगा ओमेगा से, हमें पता है कि अर्थ कुछ झुका होता है 23 डिग्री पे, लेकिन मान लेते हैं बच्चों कि ऐसा घूम रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ये अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके ओमेगा से घूम रहा है। ये चीज़ अगर आपको पता है, ओमेगा से तो घूम रहा है, और इस पे कोई अगर ऑब्जेक्ट बैठा है तो वही बोल रहा है ना कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इस पे रखा होगा, उसमें जी का वैल्यू चेंज हो जाता है रोटेशन की वजह से। अभी तक तो मान रहे थे कि जी का वैल्यू ऊपर नीचे बढ़ने से चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट उस पर रखा है और अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ओवरऑल सोचे तो रोटेट हो रहा है तो भी तो चेंज होगा। साइंटिस्ट ने सोचा रोटेट हो रहा है तो भी तो चेंज होगा, तो उन्हें भी वो निकालने की चूल मच गई तो उन्होंने वो निकाला कि जब ये घूम रहा है तब भी मास चेंज हो रहा होगा, मतलब जी चेंज हो रहा होगा, है ना, जी चेंज हो रहा होगा, जो मास रखा होगा उसमें जी का वैल्यू चेंज हो रहा होगा। तो उन्होंने सोचा निकालते हैं क्या आता है, तो चलिए हम भी निकालते हैं बच्चों। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं क्या, या तो आर ही होता है ना, आपको पता होगा ना बच्चों, ये तो आर ही होता है। ये मास एम है और रेडियस आर है, अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो मास एम रेडियस आर मान लेते हैं, इसका स्मॉल एम मास है। ओके, ये अर्थ गोल गोल घूम रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसका भी कुछ पाथ बन रहा होगा, इसका भी तो कुछ पाथ बन रहा होगा, है ना बच्चों, ऐसे करके ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ पे उसका भी तो कुछ पाथ बन रहा होगा, क्योंकि पूरा पूरा अर्थ ही घूम रहा है, तो ये भी तो गोल गोल घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो घूम रहा होगा, तो ये कुछ रेडियस पे घूम रहा होगा, मान लेते हैं ये रेडियस स्मॉल आर पे घूम रहा है गोल गोल, और ये सेंटर है, ये रेडियस कैपिटल आर है, और इस पर मान लेते हैं कुछ लेमडा एंगल, मान लेते हैं लेमडा एंगल पे ये घूम रहा है गोल गोल। अरे समझो बच्चों, ये भी ऐसे करके चक्कर लगा रहा होगा ना, ऐसे करके फिर यहाँ पे आता होगा, फिर ऐसे जाता होगा, ऐसे गोल गोल। ये फिर मान लीजिए इस पर कोई पार्टिकल है ऐसे गोल गोल, क्योंकि इसके घूमने की वजह से ये भी तो घूम जाएगा, तो वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये मास गोल गोल घूम रहा है
तो इस पे समझिए ना, फोर्स तो लग ही रहा होगा सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी तो उससे अटैच हुआ है, तभी तो घूम रहा है गोल गोल उसके साथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे अंदर की तरफ लग रहा होगा ना, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस पे जाके बैठ जाएंगे, याद कीजिए बैठ जाते हैं तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा देते हैं, कि उससे सवाल आसान हो जाता है, बैलेंस करने में आसानी होती है। लग तो अंदर की तरफ फोर्स रहा है, लेकिन हम खुद जाके इस ऑब्जेक्ट पे बैठ गए तो रिलेटिव फ्रेम में आ गए, तो इसके मान लेते हैं कि इसको फील क्या होगा, बाहर की तरफ फील होगा। अरे सिंपल है यार बच्चों, मैंने बताया पहले, सेंट्रीफ्यूगल लगाने से सवाल आसान हो जाता है ना। तो मान लेते हैं बाहर की तरफ मैंने फोर्स लगा दिया, लग अंदर की तरफ है लेकिन हम खुद वहाँ बैठ गए तो हमें लगेगा बाहर की तरफ लग रहा है, तो एफ सेंट्रीफिटल फोर्स। तो सोचिए ना बच्चों, ये कुछ ऐसे बढ़ा देता हूँ, तो अगर मान लेते हैं कि ये लेमडा है तो ये भी तो लेमडा एंगल होगा, क्योंकि ये ऐसे है ये ऐसे है, तो दोनों एंगल तो सेम ही होता है। तो इधर की तरफ हो जाएगा, एक कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर भी कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ सी, क्योंकि ये लेमडा था, एफ सी कॉस ऑफ लेमडा, ये आ जाएगा एफ सी साइन ऑफ लेमडा। ठीक है, तो सिंपल है यार, इधर इधर दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं, इधर की तरफ है इधर की तरफ। ओके, इधर की तरफ, जो इधर की तरफ नीचे की तरफ भी तो फोर्स लग रहा होगा, अर्थ है भाई, अर्थ है तो अर्थ अंदर की तरफ सेंटर की तरफ क्या फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वही एम जी फोर्स। आ रहा समझ में, ये अंदर की तरफ भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप अगर ध्यान दे बच्चों, तो इस पे एक इधर की तरफ फोर्स, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, क्या हम ये दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है ना, तो इसका चेंज हो रहा होगा ना बच्चों, इन दोनों का चेंज हो रहा होगा। आ रहा समझ में, डायरेक्टली बैलेंस क्यों करेंगे हम, सोचिए ना आप ही, ये चेंज हो रहा है ना बच्चों, और हमें इस पे जी डैश निकालना है, मतलब चेंज होने के बाद कितना इसका बदल रहा है, इसका जी का वैल्यू बदल रहा है, तो हमें चेंज निकालना है, ना कि हमको दोनों को इक्वेट कर देना है। भाई ये कांस्टेंट थोड़ी है बच्चों, ये गोल गोल घूम रहा है ना इसके डायरेक्शन में से, तो हम इक्वेट क्यों करेंगे, है ना। तो इन दोनों चीज़ को हम इक्वेट नहीं करेंगे, जबकि हम इनको कंपेयर करेंगे। तो ओवरऑल अगर मास ये था, यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर की तरफ लग रहा था एफ सी कॉस ऑफ लेमडा बोलते हैं ना उसको, और इधर की तरफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल लग रहा था। तो समझिए बच्चों, ये गोल गोल जो ऑब्जेक्ट ये ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस में ऐसे करके, ये गोल गोल तो घूम ही रहा है। तो आप ये समझिए ना कि ये जो है ये आर था, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे बच्चों, ये स्मॉल आर का वैल्यू लिख लेते हैं, ये आर था तो आर कॉस ऑफ लेमडा हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर कॉस ऑफ लेमडा, ये भूलना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। मैं ये बोल रहा था कि अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट गोल गोल तो घूम रहा है लेकिन ये सटा हुआ क्यों है, सटा हुआ इसलिए है क्योंकि ये फोर्स इससे बड़ा है, एफ जी फोर्स है ना इससे बड़ा है, ठीक है। एफ जी फोर्स इस फोर्स से बड़ा है, तभी तो सटा हुआ है, नहीं तो ये फोर्स बड़ा होगा तो इसको उठा के उधर भाग जाएगा। आप सोचिए, ये कोई पॉइंट है, हम इधर खींच रहे हैं इधर खींच रहे हैं, ये फोर्स ज़्यादा लगा देंगे तो इधर भागेगा ना, और ये फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो इधर भागेगा, लेकिन ये अर्थ का सरफेस है तो एफ जी इधर वाला ज़्यादा लग रहा है, तभी तो ये सटा के रखा है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, एफ जी फोर्स माइनस एफ सेंट्रीपिटल इंटू कॉस ऑफ लेमडा इक्वल टू ये जो अंदर वाला लगने वाला फोर्स, मतलब ये फोर्स बड़ा है इससे बड़ा है, इक्वल टू क्या कर देंगे, हमको जो नया वाला चाहिए, हमको नया वाला क्या चाहिए बच्चों, फोर्स चाहिए, मतलब एम जी डैश चाहिए अंदर की तरफ। मैं कुछ किया नहीं, एम नीचे की तरफ और जी डैश जो बदला हुआ जी डैश होगा वही हमें निकालना था, तो उसी को मैंने लिख दिया। ये सब फोर्स ही है, एम जी डैश भी एफ डैश है, मान लेते एफ डैश फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रहा होगा। अब बोलेंगे दो फोर्स कहाँ से लग रहा है, ये कि लग ही रहा है, एक और क्यों लगेगा, क्योंकि बच्चों ये घूम रहा है ना, तो घूम रहा है तो अंदर वाली फोर्स ज़्यादा होगी, अंदर वाली फोर्स ज़्यादा होगी, तो मतलब इसमें कुछ और होगा ऐड, तभी तो ये ज़्यादा बनेगा इससे है ना, तभी तो इसमें कुछ ऐड होगा, तभी तो ये मिल के दोनों ज़्यादा हो जाएंगे, तभी तो इसके बराबर हो पाएंगे, मतलब जस्ट इक्वल टू। तो ओवरऑल सोचेंगे तो अंदर वाली फोर्स माइनस ये बाहर वाली फोर्स इक्वल टू एम जी डैश, जो कि अंदर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो एम जी मतलब एफ जी कितना है, जो कि नीचे की तरफ एम इंटू जी नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस का एफ सेंट्रीपिटल कितना होता है, एफ सेंट्रीपिटल क्या होता है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर, पढ़े तो थे। और ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल आर लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, स्मॉल आर लिखना है ना, क्योंकि इस सर्कल पे घूम रहा है तो इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर का वैल्यू आप रख सकते हैं, अब आप स्मॉल आर का वैल्यू रख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ लेमडा आया था, याद कीजिए, है ना, तो वही रख देंगे। तो एफ सेंट्रीपिटल क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर कॉस ऑफ लेमडा इंटू कॉस ऑफ एक और लेमडा है, इक्वल टू एम जी डैश।
तो अब अगर ध्यान से देखें तो एम सब में आ रहा है, स्मॉल एम काट जाएगा। तो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू हमारे पास आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। और ये चीज़ आपको समझना, यही आता है ना, यही आता है। अगर रोटेट हो रहा है ना, अगर रोटेट हो रहा है तो यही जी डैश का वैल्यू आ जाता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, काफ़ी आसान है। बोलेंगे कि ये कंपोनेंट को तो बैलेंस कर दिए गुरुजी, ये कंपोनेंट को बैलेंस कौन करेगा? तो बच्चों ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा इधर, तो एफ टेंजेंशियल आप इक्वेट कर सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं इससे, है ना। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? एफ टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए टेंजेंशियल फोर्स। तो ए टेंजेंशियल क्या होता है? ए इक्वल टू आर अल्फा, एम इंटू आर जो कि इसका रेडियस स्मॉल आर इंटू अल्फा। अल्फा इसका आप निकाल सकते हैं। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों ये सब मतलब कर सकते हैं आप, करने के लिए खुद से कर लीजिएगा, लेकिन मेन हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हमें जी डैश का वैल्यू मिल गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। हमें जी डैश का वैल्यू मिल गया जी माइनस आर, क्या था? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ लेमडा। ये चीज़ अगर मिल गया तो अगर आप सोचिए ना बच्चों, ये जो अर्थ था लेमडा का वैल्यू चेंज होता जाए, एंगल चेंज होता जाए। यहाँ पे एंगल क्या था? ये लेमडा था। ये ऑब्जेक्ट चलते 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 यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ते बढ़ते लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस तो ऐसे ही रहेगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री। ये ऑब्जेक्ट चलते 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 यहाँ पे आ जाए तो ये रेडियस रहेगा, और ये वाली लाइन ऐसे रहेगी और रेडियस ऐसे, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब ये इक्वेटर होती है और ये पोल होती है, ये तो आपको पता होगा ना। इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं इक्वेटर। पोल इक्वेटर आपको समझ में आता है ना बच्चों? पोल होता है जहाँ पे लेमडा का वैल्यू हो रहा है 90 डिग्री, एक इक्वेटर होता है जहाँ पे लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री हो रहा था, है ना। 0 डिग्री हो रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा था। चेंजेज आप बता सकते हैं। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा, तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू आपको पता होगा कि 0 होता है, तो जी आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल को 0 बना देगा, तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। मतलब जी डैश का वैल्यू हमारे पास जी आ गया। याद रखिएगा, पोल पे जी का वैल्यू जी ही रह जाता है, ठीक है, अगर रोटेशन हो रहा है तो। यहाँ पे जी डैश का वैल्यू यहाँ पे भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, मतलब जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, कितना आसानी से आ गया। ठीक है, ये और ये आपको ध्यान देना है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों में कुछ कुछ चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। जो जी डैश आया है ये कहाँ का आया है बच्चों? ये आ रहा है इक्वेटर का। यहाँ पे जी डैश जो आ रहा है ये आ रहा है पोल का। अरे समझ में, तो आगे हम बता सकते हैं क्या? तो जी एट पोल इक्वल टू जी था, जी एट इक्वेटर ये था जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर था ना, हाँ आर ओमेगा स्क्वायर था। तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे पटक सकते हैं, मतलब जी ऑफ इक्वेटर इक्वल टू जी एट पोल माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर। मैंने किया कुछ नहीं बच्चों, देख रहे हैं आप? मैंने यहाँ पे जो पोल पे था, पोल पे जी है तो यहाँ पे रख दिया। तो मतलब देखिए ध्यान से, जो जी होता है, जी का वैल्यू इक्वेटर पे जो होता है ना, वो पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है। और यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हैं कि जी एट ओके, मतलब यहाँ पे देखना है कि जी इक्वेटर पे बड़ा होता है या जी पोल पे बड़ा होता है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे जी एट पोल इक्वल टू जी एट इक्वेटर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, पोल पे बड़ा होता है जी का वैल्यू, क्योंकि इक्वेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं तभी तो पोल बन रहा है। मतलब ये छोटा है ना बच्चों, तभी तो इसमें कुछ ऐड करने के बाद इसके इक्वल हो रहा है। मतलब कि जी एट पोल बड़ा होता है, ग्रेविटेशन एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशन एट इक्वेटर। और ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप जी का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था। तो आप सोचिए ना बच्चों, अर्थ क्या होता है? इलिप्टिकल शेप का होता है, पीछे बताया था ना, इलिप्टिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे ये इक्वेटर होता था, ये पोल होता था। तो आर का वैल्यू पोल पे क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। इक्वेटर पे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो आर का वैल्यू पोल पे छोटा है तो जी बड़ा हो जाएगा पोल पे, और इक्वेटर पे आर का वैल्यू बड़ा है तो पोल इक्वेटर पे जी का वैल्यू छोटा हो जाएगा। छोटा हो गया, बड़ा हो गया। मैं क्या बोला हूँ समझना है ना, ऐसे नहीं देखना है। तो ये मैंने बताया था पीछे भी, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। काफ़ी आसान है यार, काफ़ी आसान है ना बच्चों।
आपने एक टर्म सुना होगा कि वेटलेटनेस, मतलब कि हमें कुछ बोलते ना, अरे भाई इतना बुखार लगल बड़ा हमरा कि पता नहीं कि चले कि हमारा शरीर में कुछ वजनो बा, जे खाइल पियल लगा था कि एकदम हवा बन गई नहीं, ऐसा कुछ बोलत रहले ना कोनो कोनो लोग। तो बात ये है बच्चों कि नहीं बोलते हैं कि हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मतलब शरीर का वजन ही चला गया, मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा है, एकदम शरीर में बल ही नहीं लग रहा है, वेटलेटनेस हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं वेटलेटनेस। वेट लेट हैं, लेट कैसे लिखते हैं, वेट पता नहीं कैसे लिखते हैं बच्चों, वेट लेटनेस कुछ ऐसे बोलते हैं, मतलब वजन में कमी होना, बेसिकली ये समझिए वेट लेटनेस है ना। ओके, तो ये कैसे होता है, सोचिए ना बच्चों, सोचिए बच्चों, वेट लेटनेस मतलब कि वजन फील ही नहीं हो रहा है, मुझे कुछ वजन लग ही नहीं रहा है, मेरा खाली खाली हो गया हूँ। ऐसा कब होगा, जब ये जी का वैल्यू जो आपने निकाला, जी डैश का वैल्यू यहाँ पे यही जीरो हो जाए। सोचिए ना, ये फोर्स जो लगने वाला था, ये जो फोर्स लग रहा था एफ डैश, यही फोर्स जीरो हो जाए, मतलब अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ही जीरो हो जाए, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाए। मैं बोला था ना एक बार इक्वेट कर सकते हैं, जब तब कर सकते हैं जब वेट लेटनेस हो, शरीर का वजन ही जीरो हो गया, मतलब लग ही नहीं रहा है, कुछ वजन लग ही नहीं रहा है, जी का वैल्यू लग ही नहीं रहा है, मतलब जी का वैल्यू जीरो हो गया है, जी डैश का वैल्यू जो मतलब वेरिएशन इन जी जीरो हो गया है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे फिर, एफ जी इक्वल टू एफ सी कॉस लेमडा, मतलब कि क्या आ रहा था, इसको हटा देंगे, जीरो हो रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। देखिए मैं पूरा लिखूं या नहीं लिखूं, ये जो था मतलब कि एफ जी माइनस एफ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एफ डैश था, तो अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो वेट लेटनेस हो जाएगा, बॉडी को कुछ वेट ही फील नहीं होगा, तो एफ जी और यहाँ पे एफ सी बराबर हो जाएगा, मतलब कि जी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। मतलब कि क्या रहा था पीछे, जी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए ना, जी इक्वल टू आ जाएगा ये वाला आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। लेकिन हम यहाँ पे लेमडा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये इक्वेटर पे मेजर कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि ये अगर इक्वेटर पे ले आऊँ, ये इक्वेटर पे ले आऊँ, ऐसे तो वेरिएशन यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर मैं इक्वेटर पे ले जाऊँ तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू वन हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो क्या आ गया बच्चों, ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर जी अपॉन आर आ गया। इक्वेटर पे बात हो रहा है, इक्वेटर पे बात करें तो ये आ जाएगा, ध्यान देना है, इक्वेटर पे बात किया जाए तो ये आ जाएगा। ओमेगा आ गया तो अब आप टाइम पीरियड टाइप का कुछ निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए, और जी आर का वैल्यू पता होगा, जी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, आर का वैल्यू क्या होता है 6400 किलोमीटर होता है, इसको मीटर में बदल लीजिएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा, सब कुछ निकाल सकते हैं। कब वेट लेटनेस फेल होता है, आप यहाँ पे वेट लेटनेस का सारा कंडीशन निकाल सकते हैं बच्चों, सारा कंडीशन आप निकाल सकते हैं, है ना, आप सारा कंडीशन बता सकते हैं कहाँ पे, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा जब वेट लेटनेस होता है ना, ओमेगा भी, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यही चीज़ हमें बताना था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखिए बच्चों, थोड़ी सी खुद से लिखिए, लिखने से आपको याद होगा, देखते नहीं रहना है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं बच्चों, चलते हैं आगे। एक और चीज़ था इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, मतलब इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, अब दोनों में कुछ अंतर नहीं है, ये बस हवा बना दिया जाता है ना, आलूआ बोलता है ना पंचायत सीरीज में, आलूआ, ठीक है, तो वैसा ही कुछ बना दिया जाता है। तो ये इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास में क्या अंतर है, इनर्शियल मास तब लगता है जब ग्रेविटेशनल मास नहीं लगता है। वैसा नहीं है, देखिए इनर्शियल क्या है ना बच्चों, जैसे आप सोचिए ना, हमने किसी ऑब्जेक्ट पे बाहरी से धक्का लगा दिया, गाड़ी को हम लोग धक्का लगाते हैं तो गाड़ी रोड पे चल जाती है, तो गाड़ी रोड पे चल जाती है, वही तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इनर्शिया ऑफ मोशन में हम बदल रहे हैं, है ना, इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। तो अगर सोचिए ना बच्चों, हमने कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगा के, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को हम चला दिए, इधर की तरफ धक्का लगा दिए तो ये चल गया, मतलब कुछ एक्सेलरेशन आ गया होगा, इसका मास m है, तो वही बोल दिया जाता है, ठीक है, नीचे यहाँ पे mg लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे जिसके वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है ऑब्जेक्ट में, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स हमारे पास ये है एक्सटर्नल फोर्स। आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें आपने नहीं पढ़ा होगा, याद है ना बच्चों, इसमें क्या होता था, एफ एक्सटर्नल
यही तो डी पी बाई डी टी हो जाता था, डी पी बाई डी टी हो जाता था, जहाँ पे डी इंटू एम भी बाई डी टी कर देते थे, जहाँ पे मानते थे कि मास उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या लिखते थे, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आ जाता था एम इंटू एक्सेलरेशन, यही आ जाता था। तो यहाँ पे एम क्या था, यहाँ पे यही एम यहाँ पे इनर्शियल था, इनर्शियल मास, इसी को बोल दिया जाता था इनर्शियल मास। तो अगर आपको यहाँ पे अब इनर्शियल मास पूछ ले, मास इनर्शियल क्या आया था, तो एफ एक्सटर्नल जो हम फोर्स लगाते थे ऑब्जेक्ट पे, और बटा में जो एक्सेलरेशन इसका ऑब्जेक्ट का हो जाता था, वही हो जाता है इनर्शियल मास, यही को बोल देते थे इनर्शियल मास है, और कुछ नहीं था बच्चों, और कुछ नहीं था, यही था। ठीक है, लोग बस ऐसे ही बना देते। तो ग्रेविटेशनल मास अब क्या बोलते हैं, बस यही है बच्चों, इसी को बोलते थे। कांस्टेंट ही होता है, इसमें कुछ वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट ही होगा ना, एफ एक्सटर्नल लगाने वाला कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा उसकी वजह से, तो कांस्टेंट ही आएगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल मास क्या है, जब बच्चों ऑब्जेक्ट को जैसे ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना बच्चों, अगर आपने देखा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे आर एम क्या है, ये ग्रेविटेशनल मास है, मतलब जी निकाल लेते हैं, एम जी, एम इंटू स्मॉल जी है, मतलब ऐसे समझिए ना, इसको हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, एम छोटा वाला जी है ना, ऐसे बोल रहे हैं, एम जी वो फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ बता सकते हैं, एफ क्या आ रहा है बच्चों, वो जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू एम इंटू छोटा सा जी, ठीक है। तो ये होता क्या था, इसी का वैल्यू तो जी बोलते थे। तो यहाँ पे अब ग्रेविटेशनल मास जो आ रहा है हमारे पास, एफ अपॉन जी आ रहा है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स को सोचिए ना बच्चों, कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से टंगा होता है, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स होता है एम जी, है ना। तो उस टाइम पे जो मास होता है ना, वहाँ पे जो लटका हुआ है, उसको हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल मास। और जो ऑब्जेक्ट चलता है तो है एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लग भले ही रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ तो लग ही रहा होगा ना भाई ज़मीन पे, लेकिन उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, ये तो नीचे की तरफ नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो फर्क ला रहा है, जो बता रहा है, इसके वजह से चेंज आ रहा है, इसके वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है ऑब्जेक्ट में, एक्सटर्नल फोर्स, तो वहाँ पे ये इनर्शियल मास बोल दिया जाता है। दोनों में छोटी सी अंतर है। इसका भी वैल्यू क्या होता है, इसको भी बोल देते हैं, ये क्या है, ग्रेविटेशनल क्या है बच्चों, मास है ये, ठीक है। और क्या है, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। चीज़ें बहुत सिमिलर है दोनों में, कुछ चीज़ें अदला बदली हो जाती है कभी कभी, ठीक है। चीज़ें सिमिलर ही हैं, चीज़ें इसमें कुछ बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगर आपको कहीं पे बोल दिया ना, तो अर्थ का मास, अर्थ का डेंसिटी कैसे निकालें, तो ये बहुत आसान होता है। कैलकुलेटिंग मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का मास और डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल है यार, आपको पता होगा, जी का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं ना, जी का वैल्यू क्या आता था, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, जो आप बता सकते हैं न्यूटन मीटर पर के जी स्क्वायर, कुछ ऐसा था। मास क्या आता था, मास ऑफ अर्थ क्या होता है, वही तो हमें निकालना है। आर रेडियस क्या होता है इसका, 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है। इसका क्या होता था यूनिट, जी मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता था। और यहाँ पे जी का वैल्यू अगर आप ले लें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आप ये सब वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मास का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे मास का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी, और ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देना है। उसी तरीके से डेंसिटी निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं, डेंसिटी हो जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल। तो मास क्या होता है, मास ही तो हमें नहीं पता है, तो मास यहाँ से निकाल के फिर यहाँ पर रख देंगे, और वॉल्यूम 4/3 पाई का वैल्यू पता है, आर का क्यूब का पता ही है। सोचिए, यहाँ से मास निकालिए और यहाँ पे पुट कीजिए बच्चों, और डेंसिटी फिर निकाल लीजिए, सिंपल है ना। आसान है यार, आसान है बच्चों, डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप आएँ बच्चों, अगर आप यहाँ तक आएँ तो बहुत अच्छी बात है, आप समझिए चीज़ों को, है ना, चीज़ों को समझिए। तो ठीक है, थैंक यू। देखते हैं आगे क्वेश्चन करेंगे, है ना। अभी इतना समझना बहुत जरूरी है, समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आसान लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय।